हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन ग्लोबलाइजेशन। और आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिबेट। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट्स क्या क्या है, और इसे हम एक डिबेट की तरह से करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसके राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से हैं। और सबसे पहले हम इसका करेंगे नेगेटिव साइड। देखिए, ग्लोबलाइजेशन से स्टेट की पावर में कमी आती है, क्योंकि इससे स्टेट का शासन के कार्यों में कम इंटरफेयर देखने को मिलता है। स्टेट का काम अब बहुत ही लिमिटेड हो गया है, जैसे कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना या फिर नागरिकों की सुरक्षा करना। पहले वेलफेयर स्टेट जो हुआ करता था और जिसका काम सोसाइटी के कल्याण के लिए काम करना था, वह अब समाप्त हो गया है। अब आर्थिक और सामाजिक रूप से मार्केट को महत्व दिया जाता है। एमएनसी यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज होती थी, उन्होंने पूरी मार्केट को कवर कर लिया है। इन कंपनी के माल से मार्केट भर गई है। अब वस्तुओं की वैरायटीज भी बढ़ गई है और लोगों के पास चॉइसेस भी बढ़ गई है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण घरेलू जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, उसके ऊपर असर पड़ा है। ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर हो गए है। गवर्नमेंट की अपने डिसीजन लेने की कैपेसिटी काफी कम हो गई है। अब देखते हैं कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण अब राज्यों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे राज्य अपने नागरिकों से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपने देश के लोगों के विचारों को जान सकते हैं और उनकी समस्याओं को समझने और सुलझाने का कार्य भी कर सकते हैं। और इन सब से एक स्टेट बहुत ही अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था को चला सकता है। और इस तरह से राज्य की पावर बढ़ी ही है, ना कि कम हुई है। अब स्टेट पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार ही कुछ क्षेत्रों से पीछे हटा है। अब हम करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। देखिए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आज दुनिया के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का, कैपिटल का, विचारों का और लोगों के आने जाने का प्रभाव बढ़ गया है। पूरे विश्व में वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है। पहले कुछ देश अपने यहाँ आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाते थे, जिससे वे बाहरी कंपनियों पर नियंत्रण रख सके। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रतिबंध कम हो रहे हैं और आउटसाइडर कंपनीज को स्वतंत्र रूप से ट्रेड करने की छूट मिली है। डेवलप्ड और रिच कंट्रीज अपना धन इन डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है और व्यापार करती है, जिससे उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ये नई नई वेराइटीज की वस्तुएं, टेक्नोलॉजी लोगों को उपलब्ध कराती है, जिससे लोग उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें और इन रिच कंट्रीज को लाभ पहुंचे। इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सर्विसेज के कारण बहुत तेजी से लोग आपस में जुड़ने लगे हैं, एक दूसरे के विचारों को जानने लगे हैं, नए तरीके से लोग सोचने समझने लगे हैं और हर प्रकार की जानकारी इन सर्विसेज से वो ले सकते हैं। और इन सब से लोगों में एक नई सोच ने जन्म लिया है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों का सर्विस के लिए दूसरी कंट्रीज में जाना संभव हो पाया है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने देश की वीजा लेने की जो पॉलिसी है, उसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया है, ताकि दूसरे देशों के लोग वहां आकर उनके देश के लोगों की सर्विस ना ले सके। क्योंकि वीजा लिए बगैर कोई भी व्यक्ति आसानी से उनके देश में नहीं आ सकता है। और इस तरह से कुछ देशों ने अपने देश के लोगों की सिक्योरिटी के लिए इस तरह का रूल बनाए हुए हैं। जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर है, वो ये कहते हैं कि इस प्रकार के खुलेपन के कारण व्यापार करने से अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचेगा, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब आउटसाइडर कंपनीज आकर ट्रेड करती है, तो एक कंपटीशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में देश के लोगों को इस कंपटीशन को झेलना पड़ता है। वे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो लोग खरीदे, और इससे देश को अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने का, दिखाने का मौका मिलता है। अब हम करते हैं इसका नेगेटिव साइड। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की ग्लोबलाइजेशन से केवल
पॉपुलेशन के छोटे पार्ट को ही बेनिफिट होता है। जो लोग देश की गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और या फिर साफ सफाई कर्मचारी, इन सबको लाभ नहीं पहुंच पाता। इन सर्विस और वेलफेयर का काम करने वालों की कंडीशन आर्थिक रूप से ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए इन समस्याओं से निपटने के लिए और ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए सोशल सेफ्टी नेट यानी कि सामाजिक सुरक्षा कवच को बनाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे मूवमेंट भी चलाए जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए आवाज उठाई है, ताकि जो देश गरीब है उन्हें आर्थिक रूप से और ज्यादा नुकसान ना हो। कुछ ने तो इस आर्थिक ग्लोबलाइजेशन को रिकोलोनाइजेशन भी कहा है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के सामने कई चैलेंजेस है, लेकिन अगर इसे पूरी सतर्कता और नियमों के अनुसार अपनाया जाए तो इससे देश का विकास होगा। विश्व में लोग, गवर्नमेंट, व्यवसाय आपस में जुड़ सकेंगे और जिससे हर देश में विकास होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम करेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या है इसके। ग्लोबलाइजेशन का हमारी संस्कृति पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आज हम ब्लू जीन्स पहनते हैं, जो कि यूएस के लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम लोग पश्चिमी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है और हमें उनका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। जबकि अगर देखा जाए तो विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को शेष विश्व पर लादा जा रहा है। आज हमारे खान पान पर भी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आज हमारे खाने में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसी डिशेस शामिल हो गई है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। पहले घरों में या फिर पार्टीज में पूरी, सब्जी, खीर जैसी देशी खाने पीने की वस्तुएं हुआ करती थी। लेकिन आज अगर आप किसी भी पार्टी या मैरिज में जाओ तो कई तरह की डिशेज मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे खान पान में भी ग्लोबलाइजेशन का असर देखने को मिलता है। देखिए, इसका नेगेटिव साइड यही है कि आज विभिन्न संस्कृतियां अमेरिकी प्रभाव में आने लगी है, क्योंकि देखा गया है कि जो पावरफुल संस्कृति होती है वह वीक संस्कृति को अपने प्रभाव में ले लेती है और इन सब से पूरे विश्व की समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर है वो समाप्त होती चली जाती है। क्योंकि लोग पश्चिमी लोगों की संस्कृति, उनके रहन सहन, खान पान को अच्छा मानते हुए उन्हें अपनाने लगे हैं और अपने रीति रिवाज, खान पान को भूलने लगे हैं जो उनकी संस्कृति की पहचान थी। देखिए, सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन का केवल नेगेटिव साइड ही नहीं है बल्कि इसका पॉजिटिव साइड भी है। क्योंकि संस्कृति जो है वो स्टैटिक यानी कि कोई जड़ वस्तु नहीं है। ये हमेशा हर समय अपने आसपास या बाहरी प्रभावों को एक्सेप्ट करती रहती है और जो इफेक्ट नेगेटिव होते हैं उनसे हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज या मूल्यों को हानि पहुंचती है। लेकिन इस तरह की ग्लोबलाइजेशन से हमारी चॉइसेस भी बढ़ती है। जैसे पिज्जा, बर्गर से हमारे खाने में डिशेज बढ़ गई है। इन्हें खाना या ना खाना हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। ऐसे ही ड्रेसेस में भी चॉइसेस बढ़ी है। जैसे आज नीली जीन्स पर लोग कुर्ता पहनने लगे हैं और इस पहनावे को उस देश को एक्सपोर्ट किया जा रहा है जहां से यह ब्लू जीन्स आई थी, यानी कि यूएस में। देखिए, इससे हर संस्कृति में भले ही चेंज आ रहा है लेकिन उसका विकास भी हो रहा है, वह और ज्यादा विशेष बनती जा रही है। और इस तरह जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उसे कल्चरल हेट्रोजिनेशन कहते हैं। अब हम करेंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रोटेक्शनिज्म किसको कहते हैं। देखिए, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय यह रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और तैयार माल को इंपोर्ट करने वाला देश था। हमारे देश ने जब आज़ादी प्राप्त कर ली तब प्रोटेक्शनिज्म की नीति को अपनाया, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि इंडिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा और अपने रॉ मटेरियल से खुद प्रोडक्ट बनाएगा। इससे इंडिया की दूसरे देशों पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। लोग अपने देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे और इसे हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। देखिए, इससे कुछ क्षेत्रों में तो आर्थिक डेवलप हुआ लेकिन कुछ में नहीं
और इसीलिए 1991 में आर्थिक सुधार करने की प्लानिंग की गई, जिसमें ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। देखिए, जब भी देश की आर्थिक डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाना होता है तो इसी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपनाया जाता है। जैसा कि आजकल के कोरोना काल में देश की आर्थिक रूप से विकास करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहा जाता है। इससे जब लोग अपने देश का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो देश के लोगों को काम मिलता है, उनकी बेरोजगारी समाप्त होती है और जब हर किसी को रोजगार मिलता है तो आर्थिक विकास बहुत तेजी से होने लगता है और देश को दोबारा अपनी पहले वाली स्थिति में आने में वक्त ज्यादा नहीं लग पाता। देखिए, इसलिए देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए फिर से हमें प्रोटेक्शनिज्म को अपनाना होगा। सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं और जीवन मूल्यों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है। ग्लोबलाइजेशन के प्रभावों से अपनी परंपरागत संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य कमजोर होता चला जाता है। वह गरीबों के हितों की रक्षा करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन राज्य को इन दुष्प्रभावों से दूर रखना चाहिए। कुछ ऐसे रूल्स या फिर लॉ बनाने चाहिए जिससे स्टेट पावरफुल बना रहे और सभी लोगों का, चाहे वे अमीर हो या गरीब, विकास समान रूप से हो। तभी ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए यूजफुल होगा।